शुरू करते हैं। हम कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 1 का शिफ्ट 1 का जो जनरल पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अब अगला हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है। बिना टाइम गवाते हुए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए, मतलब हमें के की वैल्यू पता करनी है। समीकरण का निकाय x माइनस के वाई इक्वल टू 2 तथा 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 का एक अद्वितीय हल होगा। हमें ये पता करना है के की वैल्यू। सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक समझाता हूँ। यहाँ हमें बोला है अद्वितीय हल, और यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। एक मिनट, दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है x माइनस के वाई इक्वल टू 2। अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए तो लिखा जाएगा x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। ये क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें दो समीकरण दिए हुए हैं और कह रहा है, क्या कहा गया है, अद्वितीय हल। हमें अद्वितीय हल निकालना है। ये रेखीय समीकरण है, और रेखीय समीकरण में अद्वितीय हल एक ही सिचुएशन में आता है। वो कब आता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। यानी कि हमें डिटरमिनेंट डी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका यही मतलब है, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। अब ये क्या होता है, a1 b1 a2 b2, ये क्या होता है। समीकरण के अंदर हम देखेंगे कि ax प्लस बी वाई लास्ट में क्या है, इक्वल टू c। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर हमें ए बी सी पता करना है, इस समीकरण में, इस वाले में और इस वाले में। अगर मैं इसको वैसे ही लिखूं जैसे पहले लिखा हुआ था, तो क्या लिखा जाएगा इसको, इक्वल टू 2, ये इक्वल टू -5। ठीक है, तो पहले समीकरण के अंदर हम देखें, ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है। x के साथ मल्टीप्लाई में जो होगा वो a हो जाएगा, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो b हो जाएगा, और इक्वल टू तब जो कुछ भी होगा वो c हो जाएगा। अब इस समीकरण में देखते हैं a कौन सा है, उसकी तरफ हम मार्क करते रहेंगे। x के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 1 है, यानी कि यहाँ पे a1 जो है उसकी वैल्यू 1। दूसरा, y के साथ में जो मल्टीप्लाई में वो है k, यानी कि b1 जो है वो हो गया k। और यहाँ पे इक्वलिटी की तरफ तीसरी वैल्यू है क्या, c की वैल्यू है 2। इसमें देखिए अगर नीचे वाले दूसरे समीकरण में, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 3, यानी कि a2 की वैल्यू क्या है, 3। y के साथ में जो मल्टीप्लाई में वो है 2, यानी कि b2 की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू क्या है, c इक्वल टू -5। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और अच्छे से दिखाई देगा। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हमें यही चीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ये समझाना चाहता हूँ कि ये डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है जिसमें क्या, आ, जब भी क्या होता है, a1 इंटू एक्स प्लस में b1 इंटू वाई इक्वल टू सी हो। दूसरा समीकरण दे रखा हो a2x प्लस b2, सॉरी यहाँ पे y आएगा, मिटा ही
B2 इंटू वाई इक्वल टू सी। जब दो समीकरण होंगे, ठीक है, जब दो समीकरण हो तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है D इक्वल टू A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, जिसके अंदर की D, अगर हम इसके हिसाब से देखें, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा ऊपर, A1 क्या रखा था? A1 था 1, A1 क्या रखेंगे? 1। B2 क्या था? B2 2 माइनस A2 कितना है? A2 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में B1, B1 क्या है? K, B1 है K, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो D फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो अब यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ गई? 2 × 2, 2 एकम 2, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, -3K, ठीक है। और हमें पता है कि हमें चाहिए क्या? यूनिक्स अद्वितीय हल चाहिए। अद्वितीय हल के अंदर क्या होता है? डिटरमिनेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। अभी हमने यहाँ देखा, डिटरमिनेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, यानी कि इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो D इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो नंबर वाली को एक तरफ ले चलते हैं, ठीक है। D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई, ठीक है। तो D की जगह पर रख देंगे क्या हम? 2 माइनस 3K इक्वल टू ज़ीरो। डिटरमिनेंट क्या है? ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 2 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। -3K इक्वल टू, सॉरी ये प्लस का था क्या? एक मिनट। ऊपर जब हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हुई है। यहाँ जो वैल्यू K थी, ये K सिर्फ K नहीं था, ये माइनस K था, ठीक है। तो माइनस K, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी -K ही यूज़ करेंगे, -K लगा देंगे, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस आएगी, ठीक है। तो ये प्लस, अब इस प्लस वाली 2 को ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा? -2। अब यहाँ पे K नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए ना, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? K इक्वल टू -2 और ये आके डिवाइड में हो जाएगा 3। तो K की वैल्यू क्या आ रही है? सॉरी, क्या नहीं आ रही है? नॉट इक्वल टू बोला ना, K की वैल्यू क्या नहीं आ रही है? -2/3 नहीं आ रही है। अब ऑप्शन के पास देखते हैं कि K की वैल्यू ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है -2/3। ये तो साफ हमें पता चल गया कि नहीं हो सकता, यानी कि ये आंसर नहीं है। इसके अलावा बाकी बी और सी आंसर हो सकता है, इसीलिए हम बोलेंगे इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सही तरीके से, तो एक बार मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। हमें क्या करना है? हमें डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिटरमिनेंट ये कब निकाला जाता है? जब हमें दो समीकरण दिए हुए होते हैं और हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कब निकलता है? जब अद्वितीय हल के बारे में बोला गया हो, मतलब कि कोई एक ही आंसर हो, ठीक है। जब डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है, जब डिटरमिनेंट, अरे एक मिनट, हाँ, जब d इक्वल टू ज़ीरो होगा तब क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा, या फिर या तो उसका कोई आंसर होगा ही नहीं, या तो फिर वो अनंत चलेगा, यानी कि इनफाइनाइट चलेगा। लेकिन जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब सिचुएशन बनती है क्या? एक अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ अद्वितीय, मतलब कि एक हल होगा उसका, एक यूनिक आंसर होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। और इसको निकाला कैसे जाता है? इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ये ये A1 B1 कहाँ से आएगा? इस समीकरण से आएगा जो हमने यहाँ पे देखा। A, ये B
और ये लास्ट का ये सी, ठीक है। और इसी ए बी सी को हम इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर सामने आएगा। क्या आएगा कि कौन सा इक्वल नहीं है, यानी कि के की वैल्यू क्या नहीं है ये पता चलेगा। और ऑप्शन में हम देखेंगे कि इसके अलावा जो सा ऑप्शन है उसे काट दिया जाएगा और बाकी इसकी जगह आंसर होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है पहले समझते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे वृत्त बनाने की कोशिश करूँ या इंसर्ट करने का ऑप्शन हो तो मैं करता हूँ। ठीक है। तो एक वृत्त की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या यानी कि बीच में इसका केंद्र बिंदु होगा, नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका मैं। फिर एक मिनट। फॉर्मेट एक मिनट बस, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो समझते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो त्रिज्या है कितनी बता रखी है इसने, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला है क्या है कि एक त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर का क्षेत्रफल क्या है वो 102 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्या खंड का केंद्र का कोण क्या होगा वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45। त्रिज्या खंड क्या है, एक वृत्त के अंदर एक इस तरीके से काटा गया हिस्सा, ये जो इस शेड के अंदर आ रहा है ये इसका त्रिज्या खंड है। बोला है इसका क्षेत्रफल है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यह है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इसके अंदर का जो कोण यहाँ पे बन रहा है वो कितना होगा, ये एंगल पूछा है। तो हमारे पास दिया क्या क्या ये देखते हैं। हाँ, तो एक तरीका है, पहले हम पूरे का एंगल, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से ये वाला घटा दिया जाए तो निकल जाता है। चलो देखते हैं। हमें पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर मतलब ये त्रिज्या जो थी 14 सेंटीमीटर, इसको लेते हैं 14 इंटू 14, 14 गुना 14, 7 से काटेंगे 7 में 14, 2 से करेंगे 44, 44 मल्टीप्लाई 14, 44 मल्टीप्लाई 14, 14 गुना 44 करेंगे तो आएगा 616, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो आया ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया, और ये जो दिया हुआ है ये उस त्रिज्या खंड का दिया हुआ है क्षेत्रफल, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इस 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले हिस्से का एंगल पता करना है, ठीक है। ये जो है पूरे का कुछ पार्ट है, पूरा पार्ट, पूरा क्षेत्रफल कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है पूरा, और उसका कुछ हिस्सा है क्या 102, मतलब ऊपर वाले का बोला जाए तो ये है अंश, नीचे का बारे में अगर बताया तो यह है हर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोण की तरफ देखें, ये भी तो पूरे का कुछ हिस्सा होगा ना, पूरे वृत्त में जितना भी एंगल बनेगा टोटल उसका ये कुछ हिस्सा होगा, मतलब ये भी अंश होगा, ठीक है। तो टोटल कितना होता है वृत्त का कोण, पूरा
360 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इस 360 को ले जाएंगे दूसरी तरफ। बाहर बहुत सारा शोर है, तो आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि शायद इसको इग्नोर करने की कोशिश करें, ताकि आपकी फोकस आपके क्वेश्चन पे हो। 102.7 बटे 616 और इस 360 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, 360। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 360 इंटू ये हो क्या रहा है 0.1667। ठीक है, और अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60। तो त्रिज्या खंड के अंदर का जो कोण है वो कितना आ गया, 60। त्रिज्या खंड के अंदर का कोण कितना होगा, 60 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन हमें चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से दिया गया। इसमें क्या दे रखा है, एक राशि है 15,625, उसका 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही देय है। ब्याज कैसे है, तिमाही। यहीं पे हमारा सवाल का जो है कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तिमाही का मतलब है हर 3 महीने में हमें देना है, जो भी ब्याज होगा वो हर 3 महीने पे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो हमें प्रतिशत दे रखा है ब्याज की दर का, वो दे रखा है वार्षिक का, यानी कि 16% जो है ब्याज की दर, ये 12 महीने का है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, तिमाही देना है, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज देना है, 9 महीने का देना है, यानी कि 3-3 महीने में जब 9 महीने पूरे करने हैं तो कितने बार देना होगा, 3 बार। ठीक है, तिमाही देना है। ये 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 16% है, तो 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 16/12 गुना 3, 3 कम 3, 3 चौक 12, 4 कम 4, 4 चौक 16, मतलब 4%। यानी कि प्रत्येक 3 महीने में जो ब्याज दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा, 4%। और हमें देने कितने तक, 9 महीने तक देना है, मतलब कि 3 माह 3 माह 3 माह, 3 करके कितने बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना, 3 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 4%। और हमारा जो मूल राशि है वो कितनी है, यानी कि पी कितना है हमारा, प्राइस कितना है, और ये है हमारा 15,625। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। हर 3 महीने में 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या जाएगा, 9 मंथ आ जाएगा ना, और यही हमें सवाल में बोला गया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे मिटा देता हूँ साफ करके। तो इतना बेसिक पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब क्या समझना है, अब समझना हमें यहाँ पर ये है कि 3 बार कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले हमारे सामने रखा हुआ है ये 15,625 रुपये हमने लिए, हमें 3 बार देना है। पहले साल में इस पे ब्याज आएगा, फर्स्ट ईयर में इसका क्या, 4%, इसका 4% कितना होगा, 625। ठीक है, अब आया दूसरे साल में हमें ब्याज इस पर तो देना ही है, ये हमने दे दिया 625, प्लस इस वाले पे भी हमें देना है दूसरे साल में 600, हाँ 625 का 4%, 625 का 4% होगा 25। अब आया तीसरा साल,
तीसरा साल, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पहले हम इस पे देंगे ब्याज 4%, 625। फिर इस पे देंगे ब्याज, इसका देंगे इंटरेस्ट कितना होगा, 625 का 4%, 25। फिर इस पे देंगे ब्याज 625 का 4%, 25। और फिर इस पे भी देंगे ब्याज, इस 25 का 4%, 1। ठीक है, और फिर हमें कुछ नहीं करना है, हमारा सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है। हम इसे जोड़ेंगे, 1 मिनट। अब हम इसे सिर्फ जोड़ेंगे, तो 625 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 25 25 25 यानी कि 75 प्लस में ये 1, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दिया 18 प्लस में 75 75 150 हो गया। तो ये 75 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारा 11, 14 और 1 15, 8 और 1 9, 1951, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ये सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन बस इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया गया है, इसके मूलों का गुणनफल 3 हो तो के का मान बताओ। सबसे मेन हमें कॉन्सेप्ट यही समझना है कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। कभी भी समीकरण में मूलों का गुणनफल निकालना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए एक तरीका होता है मूलों का गुणनफल निकालने के लिए, सी बटा ए। अब ये सी ए ये क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी वैल्यू है वो होती है ए, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है वो होती है बी, और उसके अलावा जो वैल्यू होती है वो होती है सी। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया, मूलों का गुणनफल 3 है, यानी कि सी बटे ए की वैल्यू क्या है, 3 है। सी की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, और 3 इसके इक्वल में रखना होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सी बटा ए इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है, और ये सी बटा ए क्या है, ये मूलों का गुणनफल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के प्लस 8 डिवाइड में ए की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल टू, इन दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 3 9, के प्लस 8 इक्वल टू 9 के। अब ये 8 इक्वल टू 9 के माइनस के, सॉरी 1 मिनट गलती हो गई यहाँ पे राइटिंग में। 9 के में से एक के अगर हम घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 के इक्वल टू 8। क्या है हमारे पास, 8 के इक्वल टू 8। अब के को हम यहाँ यही छोड़ देंगे, इस 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। सॉरी गलती बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो स्मूथ चलेगा। हाँ, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1, यानी कि के की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, सी माइनस सी बटा ए। अच्छा, अब इसी जगह बोला जाता है कि मूलों का योग। ठीक है, तो मूलों का योग क्या होगा, यानी कि किसी भी समीकरण के मूलों का योग ये होता है माइनस बी बटा ए। ये चीज़ याद रखनी है। अगर बोला जाए गुणनफल तो हमें यूज़ करना है सी बटा ए, और अगर बोला जाए योग तो यूज़ करना है माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन देख के जितना ड्रामा लगता है, ये क्वेश्चन उतना ही आसान है, बशर्ते कि इसका बेसिक पता होना चाहिए।
इसका बेसिक में कुछ नहीं है ज़्यादातर, बस ये है कि log √2 की पावर 32 का मान क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो लिखा है log √2 की पावर 32, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे इसको बोला जाए, ऐसे लोग के पास यहाँ पे लिखा हो, मान लो कोई x है और इसके पावर यहाँ पे ऊपर में कुछ वैल्यू दे रखी होगी y, तो यहाँ हम ये कहें कि x की घात या उसकी पावर क्या रखी जाए कि y प्राप्त हो, इसका ये मतलब है। यानी कि हम √2 की क्या वैल्यू रखें कि हमें 32 मिल जाए। ठीक है, √2 की क्या पावर हो जिससे हमें इसका आंसर क्या मिल जाए, 32 मिल जाए, 32। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, √2 की कौन सी पावर हो कि हमें क्या मिले, 32 मिले। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या, x इक्वल टू में 32। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 की पावर x/2 इक्वल टू 32। इस 32 को भी, अब यहाँ देखो इक्वल टू दोनों साइड में ना बेस बराबर करना है, तो इस 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 32 कैसे बनता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी, 5। 2 की पावर जब 5 होती है तो वो क्या हो जाता है, 32 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि दोनों में जो है बेस सेम हो गया, इक्वल टू की दोनों साइड, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, और हमें पता है कि जब भी बेस सेम होता है तो उसकी पावर भी क्या होती है, सेम होती है, यानी कि 5 किसके बराबर होगा, x/2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे भाग में है तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 5 × 2, यानी x की वैल्यू क्या, 10। आंसर नंबर सी। बस यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये अंडर रूट को देखकर डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, जब भी ऐसा दिया जाए तो हमें इसको देखना है और हमें ये पता करना है कि इसकी क्या पावर हो कि आंसर क्या मिले, y, यानी कि √2 की क्या पावर हो, उसकी घात क्या रखी जाए कि हमें आंसर मिले 32। ठीक है, log √2 की पावर 32 का यही मतलब है, और इससे हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब इसको समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण √118 है तो अन्य दो भुजाओं सेंटीमीटर में कौन कौन सी होगी। इनमें से कौन सा बताना है, 5 या 11, 5 11, 9 15 या 10 6, 10 16। तो हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले दिया गया एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ उसको नहीं रहने दो। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, सही से बना लीजिए, ये एंगल 90 होगा। इसका जो क्या कहा गया, आधार से इसकी जो ऊंचाई है आधार से 6 कम है। आधार को अगर मान लेते हैं x तो ऊंचाई हो जाएगी क्या, x से 6 कम। और इसकी जो कर्ण की लंबाई बताई है, कर्ण की लंबाई बता रही है √218। यहाँ पे हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आधार की जो वर्ग होता है, आधार का वर्ग, उसमें अगर लंबाई का वर्ग जोड़ देते हैं, लंबाई का वर्ग जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, और हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। एक्स का स्क्वायर, आधार में x है, आधार हमारा क्या है, x, ये आधार है,
ये ऊंचाई है और ये कर्ण है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा ऊंचाई का स्क्वायर एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर जो कि है अंडर रूट 218 इसका स्क्वायर। हम अब इसे सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। एक्स स्क्वायर कैसे रहने देते हैं, प्लस में ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये पता होगा बहुत लोगों को। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर, 6 6 36, 6 6 36 माइनस 2ab, 6 दूनी 12x इक्वल टू में क्या, अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 218। और आगे सॉल्व करते हैं तो ये जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको हम रखते 36 माइनस में 12x इक्वल टू 218। ठीक, अब हम 218 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइड चेंज करेंगे इसका और इसको सही तरीके से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स वाला लिखेंगे, फिर ये मतलब ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो इसको सीरियल से ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, और ये जो है 218 इसको दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये प्लस का था उधर, यहाँ माइनस हो जाएगा 218 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं, ये क्या हो गया, एक मिनट कहाँ चला गया इतना पूरी, जब हम इसको घटाएंगे इन दोनों को, 218 में 36 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 182, 218 माइनस 36, 8 में 6 गया 2 और 21 में से 3 गया तो 18, यानी कि 182। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस प्लस माइनस माइनस सिंबल आएगा माइनस का, माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे को हम देते हैं 2 से भाग, 2 से करेंगे क्या, 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करने पे क्या आएगा, ये 2 से भाग होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा बस एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इसको 2 से भाग करेंगे तो बचेगा क्या 6x, इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 में 18 और 2 1 2। ठीक है, इक्वल टू 0, 91। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें गुणा करने पर तो है 91 माइनस 91, गुणा करने पर क्या है, गुणा करने पर है माइनस 91, ऐसी दो वैल्यू पता होनी चाहिए x की, और उन्हीं दो वैल्यू को जोड़ देंगे अगर, यानी कि जोड़ने पर वो आए क्या, -6। तो ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 91 हो, वो होती है 13 और 7। हमें माइनस में चाहिए, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू होनी चाहिए माइनस की, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 13×7 = 91, और इन दोनों को जोड़ेंगे, -13 और +7, -13 प्लस में 7, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6, प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें मिल गई दो वैल्यू क्या, -13 और 7। तो x की दो वैल्यू है, x की पहली वैल्यू क्या है, x की पहली वैल्यू है -13, दूसरी वैल्यू क्या है
x की वैल्यू प्लस के 7। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास पॉजिटिव में 13। दूसरी यहाँ पर क्या है x प्लस 7 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -7। और हम कभी भी 1 मिनट ये क्या आ जाएगी -7। और हम कभी भी माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू 13। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 13, यानी कि हमने जो आधार माना था, आधार को हमने क्या माना था x, आधार को क्या माना था x, उसकी वैल्यू क्या आई है 13। और इसी से 6 कम है क्या इसकी ऊंचाई, यानी कि 13 में से 6 कम करेंगे तो क्या आएगा 7। तो 13 और 7 इसकी क्या है आधार और ऊंचाई, जो कि ऑप्शन में हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या बोलेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन ये सही आंसर है। तो इस वीडियो में मैंने ख़त्म कर दिया है बीपीएससी टीआरई 1 का। बता दें टीआरई 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, ठीक है, उसमें शिफ्ट वन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जितना भी मैथ का क्वेश्चन था बीपीएससी का वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अब अगली जो वीडियो आएगी वो शिफ्ट 2 की आएगी। शिफ्ट 1 हुआ था फिर शिफ्ट 2 भी हुआ था, तो इसलिए अगली वीडियो शिफ्ट 2 की आएगी, जिसमें मैं मैथ का प्रीवियस ईयर सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये ईयर 1 के मैथ के शिफ्ट 1 की लास्ट वीडियो थी।